हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने देखा कि हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि फॉर क्वांटम पार्टिकल्स जिनके लिए एच एग्जिस्ट करता है, एच मतलब प्लांक कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, उनके लिए किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर उस पर्टिकुलर पार्टिकल की एक निश्चित दिशा में पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, 100% प्रिसीशन के साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों का एक साथ पॉसिबल नहीं है। चाहे हम एक डायरेक्शन में एक क्वांटिटी का कर सकते हैं, पर दोनों का एक साथ एक ही डायरेक्शन में नहीं कर सकते। ये बताया था किसने? हाइजेनबर्ग ने बताया था। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करके चले, हालांकि ये जो चीज़ एक्स में लग रही है वही सेम वाई में भी लगेगी और वही जेड में भी लगेगी, मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया एक पार्टिकल जो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसमें जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है वो है डेल्टा एक्स। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो है डेल्टा पी एक्स। तो उन्होंने ये कहा कि हम 100% प्रिसीशन से तो नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है ये कभी भी एच कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता। ये इससे ज़्यादा हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, बट कैन नेवर बी लेस देन एच कट बाई 2। ठीक है, तो ये मेन स्टेटमेंट था हमारा। और हमने देखा था कि जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स है वो कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई 2। यहाँ पे एच कट क्या है? h/2 पाई है। इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, मतलब एच कट की भी वही डायमेंशन होगी या वही यूनिट होगी जो एच की है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसकी ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। ठीक है, तो एच कट की भी क्या होगी यूनिट? जूल इंटू सेकेंड होगी। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो सारे पार्टिकल क्या करेंगे? हमेशा फॉलो करेंगे जिनसे एसोसिएटेड कोई ना कोई वेव होती है। तो डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस आई थी उसी के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था। ठीक है, अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स में क्या कमी रह गई थी? क्लासिकल फिजिक्स में क्योंकि प्लांक कांस्टेंट के बारे में नहीं पता था, इसलिए ये एच जो है उसमें टेंड्स टू 0 होता है, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स में हमें नहीं पता लग पाता है कौन सी वाली बात, ये जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था वो वाली बात समझ में आ गई। तो क्लासिकल फिजिक्स में कमी इसकी थी। तो क्वांटम फिजिक्स में जितने भी नए प्रिंसिपल आते हैं वो सारे प्लांक कांस्टेंट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या नई बातें हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखो कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या यही तो कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल एच कट से ज्यादा नहीं हो सकता और एच कट से कम नहीं हो सकता। एच कट जो है उसकी यूनिट क्या है? जूल इंटू सेकेंड। तो उन्होंने एक बात और ये कही, एक बात तो उन्होंने ये कह दी कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो कि क्या करते हैं, जिनसे एसोसिएटेड वेव होती है, ठीक है, वो सारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात इसमें उन्होंने ये कहा, मतलब नोट में फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड लिखिए, सेकंड देखिए, सेकंड है इन जनरल वी कैन से दैट द क्वांटिटीज which have dimension of action, पहले सुन लो, डायमेंशन ऑफ एक्शन दैट इज जूल इंटू सेकेंड, दे विल ऑल फॉलो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन यानी कि जिनकी यूनिट जूल इंटू सेकेंड होती है, वो सारे के सारे क्या करेंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को फॉलो करेंगे। अब मैंने क्या कहा? जिनकी डायमेंशन एक्शन मतलब क्रिया अलग है, कार्य अलग चीज है, ये ध्यान रखना। एक्शन का मतलब है यहाँ पे क्रिया, यानी कि जिन की डायमेंशन क्रिया के विमा के बराबर होगी, यानी कि जूल इंटू सेकेंड होगी, वो सारे के सारे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक्शन का मतलब है जूल इंटू सेकेंड, मतलब वर्क इंटू टाइम एक्शन होता है, बट वर्क तो केवल वर्क होता है, उसको हम कार्य कहते हैं। तो एक्शन का मतलब अब कार्य से नहीं समझे, कार्य अलग है, क्रिया अलग है।
ठीक है। हिंदी में तो आप भले एक ही चीज़ कहोगे, लेकिन इंग्लिश में फिजिक्स में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बात समझ में आ गई। तो जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन एक्शन यानी कि जूल इनटू सेकंड की डायमेंशन के इक्वल आएगी, वो सारी की सारी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। हम देखेंगे आगे कि और कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट जूल इनटू सेकंड के इक्वल होती है, तो वहाँ हम बताएंगे भी कि ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है वो ये है, नोट तो हमने बता दिया कि कौन कौन फॉलो करेंगे, लेकिन वो सारी क्वांटिटी जो कि जिनकी विमाओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे तो ये हम देख रहे हैं कि पोजीशन और मोमेंटम जो है इनकी विमाओं का गुणनफल जूल इनटू सेकंड के इक्वल आ रहा है, तो ये फॉलो कर रहे हैं किसको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ठीक है। तो उन्होंने आगे एक नई डेफिनेशन और निकाली, वो कहलाती है विहित संयुग्मी राशियां। तो हमारी जो नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है, मतलब हाइजेनबर्ग में ही है, कभी कभी अलग से भी पूछ लेते हैं। हालांकि आपसे जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछेंगे तो आप इसको बताएंगे, और अगर अलग से पूछ लेते हैं तो अलग से डिफाइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारी जो इसमें डेफिनेशन है वो है विहित संयुग्मी राशियां, विहित, ठीक है, दोनों में लिख देती हूँ हिंदी इंग्लिश में। विहित संयुग्मी राशियां ये कौन सी होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज, ठीक है। ये कौन सी राशियां होती है भाई, कैनोनिकली कॉन्जुगेट राशियां वो राशियां होती हैं जिनकी विमाओं का गुणनफल क्रिया के विमा के तुल्य होता है। बात समझ में आ गई, यानी कि वो सारी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन या जिनकी यूनिट, जिनका मल्टीप्लिकेशन, उनकी यूनिट का मल्टीप्लिकेशन जूल इनटू सेकंड के इक्वल होगा, यानी कि एक्शन की डायमेंशन के इक्वल होगा, वो सारी राशियां कैसी कहलाती हैं, विहित संयुग्मी राशियां। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाओं का गुणनफल क्रिया के विमा के तुल्य होता है, विहित संयुग्मी राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, the physical quantities in which multiplication of dimension of them is equivalent to the dimension of action, that is joule into second is known as canonically conjugate quantities। बात समझ में आ गई, द फिजिकल क्वांटिटीज इन विच मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ दैम इज इक्विवेलेंट टू द डायमेंशन ऑफ एक्शन, दैट इज जूल इनटू सेकंड इज नोन एज कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी। हिंदी में भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी क्वांटिटीज जिनकी विमाओं का गुणनफल क्रिया के विमा के तुल्य होगा, वो सारी क्या कहलाएंगी, विहित संयुग्मी राशियां। जैसे कि हमने ये तो देख ही लिया कि एक्स और पी एक्स है, इनका गुणनफल जूल इनटू सेकंड के बराबर है, इनकी यूनिट का गुणनफल, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, सिंस हम पहले x का बता देते हैं, फिर y और फिर z का बता देंगे। सिंस x एंड px आर कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज, क्योंकि हम वो ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली y एंड py एंड z एंड pz आर ऑल्सो CCQ, यानी कि कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी। बात समझ में आ गई आपको। तो हमने क्या, अच्छा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ही दिशा की पोजीशन और मोमेंटम पर लगता है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि मैम एक्स और पी वाई में लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी कि एक्स और पी वाई जो है, एक्स तो पोजीशन आप ले रहे हो एक्स डायरेक्शन में, मोमेंटम ले रहे हो वाई डायरेक्शन में, तो आप उनको निश्चितता ज्ञात कर, मतलब उनको पर्टिकुलरली यथार्थता के साथ, यानी कि 100% प्रिसीशन के साथ फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके कोई बच्चा कहे मैम एक वाई में है और एक जेड में अगर मोमेंटम है, बिल्कुल आप फाइंड आउट कर सकते हो 100% प्रिसीशन से। तो हाइजेनबर्ग का
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो किस पे जोर देता है, वो ये जोर देता है कि एक ही डायरेक्शन के पोजीशन और मोमेंटम को आप 100% प्रिसीजन के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने जब एक्स एक्सिस के अलोंग बात की थी तो एक्स पोजीशन मैंने एक्स के अलोंग ही ली थी और मोमेंटम भी एक्स के अलोंग लिया था। इस तरीके से आगे मैंने बताया कि कैनोनिकली कॉन्जुगेट कौन सी है, वाई और पी वाई जो कि वाई डायरेक्शन में, और जेड और पी जेड जो कि जेड डायरेक्शन में। बट अगर एक्स और जेड का लोगे, एक्स या वाई का लोगे, तो आप उनको 100% प्रिसीजन के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दैट केस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम डायरेक्शन में दोनों चीजों को आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो एक्स और पी एक्स के लिए तो हम बता चुके हैं, ठीक है, कि ये कैनोनिकली कॉन्जुगेट होती है। फिर हमने बता दिया कि वाई और पी वाई और जेड और पी जेड की भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इनकी विमाएं जूल इनटू सेकंड यानी कि एक्शन की विमा के तुल्य है। इसलिए ये दोनों भी क्या होंगी, कैनोनिकली कॉन्जुगेट या फिर विहित संयुग्मी राशियां। तो आप इनको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किस तरीके से दिखाएंगे? तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहेगा इनके लिए, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, यानी कि हम ये तो बता चुके कि ये दोनों विहित संयुग्मी राशियां होती हैं, एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जेड पी जेड। तो हम इनको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किस तरीके से कहेंगे? हम कहेंगे कि ये बात तो सही है कि पोजीशन और मोमेंटम को एक डायरेक्शन में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसको दूसरी भाषा में कैसे कहेंगे, यानी कि विहित संयुग्मी राशियों की परिभाषा के हिसाब से किस तरीके से कहेंगे वो सुनिए। अब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यदि विहित संयुग्मी राशियों पर लगा दे तो हम क्या कहेंगे कि किसी कण या पिंड के कोई दो विहित संयुग्मी चर राशियों का मान एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब अभी जो हमने पढ़ा उसी को हमने दूसरे फॉर्म में बोल दिया। मतलब पहले तो हमने क्या कहा कि हम एक ही डायरेक्शन के पोजीशन और मोमेंटम को पूर्ण यथार्थता के साथ नहीं ज्ञात कर सकते। फिर हमने आगे बता दिया कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों क्या है, एक्शन के विमा के तुल्य है, यानी कि ये विहित संयुग्मी राशियां हैं। तो हमने क्या करेक्ट कर दिया हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, किस तरीके से करेक्शन किया है हमने ये बोला है कि वो राशियां जो कि विहित संयुग्मी राशियां होती हैं उनको हम पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की दूसरी फॉर्म आ गई हमारे पास। बात समझ में आ गई? तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, हिंदी में तो मैंने बोल ही दिया है ना, लिख लेना हिंदी वाले, दोबारा बोल देती हूँ। किसी कण या पिंड के कोई दो विहित संयुग्मी चर राशियों का मान एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल to find two canonical conjugate quantities. It is impossible to find the value of, ऐसे लिखना, the value of two canonically conjugate quantities by 100% precision. मीन्स इसका मतलब क्या है, मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2, और डेल्टा पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2। यानी कि ये हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, दिस इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज की फॉर्म में भी बता दिया। बात समझ में आ गई आपको? अब आप और देखिए कि कौन कौन सी क्वांटिटीज है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन एक्शन की डायमेंशन की इक्वल है, यानी कि जूल इनटू सेकंड है। जैसे एक होता है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। अब पेपर में आपसे वो हाइजेनबर्ग पूछ लेगा या फिर एक पर्टिकुलर वो देकर फिजिकल क्वांटिटी देकर के पूछ लेगा। जैसे एनर्जी टाइम का पूछा जाता है और एक पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन का। समझ में आ गई? एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन का पूछा जाता है, जो मैं आगे बताऊंगी। एनर्जी टाइम का क्या है, देखो ना जरा, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी दैट कैन ऑल्सो नेवर बी, दैट कैन
ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू। देखो ना, एनर्जी की जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो इन दोनों के बीमा भी जूल इंटू सेकंड के तुल्य है, तो ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो आप किस तरीके से बताएंगे, ये कहलाता है आपका, जैसे हमने स्थिति संवेग का यानी कि पोजीशन मोमेंटम का बताया था, सेम वैसे ही ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि अगर डेल्टा ई इज द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी एट एनी टाइम and delta t is the uncertainty in time, then according to the Heisenberg uncertainty principle delta E dot delta t is greater than equals to h cut by 2। बात समझ में आ गई। तो डेल्टा E क्या है, E में अनिश्चितता, डेल्टा t क्या है, t में अनिश्चितता, इनका गुणनफल h cut by 2 के तुल्य होगा। तो यहाँ पे आप बता देना कि इफ डेल्टा E is the uncertainty in energy and delta t is the uncertainty in time, then according to the Heisenberg uncertainty principle this will। ठीक है। इसी तरीके से नंबर 2 आप बता सकते हैं, फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, वो क्या कहता है, देखो ना, डेल्टा एल, अब आप अलोंग एक्स एक्सिस ले लो, अलोंग वाई एक्सिस ले लो, अलोंग जेड एक्सिस ले लो। ठीक है, मैंने एक्स के लिए बता दिया, और डेल्टा थीटा एक्स। ठीक है, दिस विल ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2। डेल्टा एक्स एल एक्स क्या है, डेल्टा एल एक्स एक्स डायरेक्शन के अलोंग में एंगुलर मोमेंटम है किसी पार्टिकल का, और डेल्टा थीटा एक्स क्या है, ये कोणीय विस्थापन है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब कैसे होती है इनकी विमा जूल इंटू सेकेंड, वो भी देख लो। एल बराबर क्या होता है भाई, MVR होता है। हम जानते हैं कोणीय संवेग को इनटू थीटा की तो कोई विमा ही नहीं होती, एंगल जो होती है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, हम जानते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप, एम वी किसका है, मोमेंटम का, आर तो पोजीशन है ही, और हम तो जानते ही हैं इन दोनों की विमा आर इंटू पी जो है वो तो जूल इंटू सेकेंड पहले से ही है, और बाकी आप निकाल भी सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, जूल होता है आपका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको जूल बोला जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं क्या करूंगी, एक मिनट, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर है ना, ये डिस्टेंस की तो मीटर होगी। मुझे क्या करना है, सेकंड स्क्वायर बनाने के लिए इसको सेकंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो बन गया, इंटू सेकंड बच गया हमारे पास, तो ये तो बन गया जूल और ये बन गया सेकंड। समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये मेरी बताने की बात नहीं थी, पर फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मोमेंटम कौन सा, एंगुलर यानी कि कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन की विमा भी एक्शन की विमा यानी कि जूल इंटू सेकंड के तुल्य होती है, इसलिए ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ कंक्लूजन और है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, वो आप खुद से करेंगे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझा देती हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट कंक्लूजन का क्या है, वो ये है कि जो चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स है उसमें h टेंड्स टू 0 होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स पोजीशन मोमेंटम या कोई भी ऐसी राशि जिसकी विमा जूल इंटू सेकंड के तुल्य हो, उनको हम एक ही दिशा में पूरी यथार्थता के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए h टेंड्स टू 0 होता है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नंबर 2, दूसरा कंक्लूजन क्या है कि दो समकालिक राशियां हैं, जैसे सपोज करो डेल्टा एक्स, ये तो एक्स में अनिश्चितता है। ठीक है, इसको आप पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात कर सकते हो, यानी कि इसकी अनिश्चितता 0 हो सकती है, लेकिन फिर क्या होगा कि मोमेंटम में अनिश्चितता इनफाइनाइट हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बोला कि दोनों राशियों को एक ही दिशा में एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते, 100% प्रिसीशन से एक को निकाल सकते हैं। यानी कि आप इसको ज्ञात कर सकते हो तो इसको नहीं कर सकते, इसको ज्ञात कर सकते हो तो इसको नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक को 100% प्रिसीशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। दिस इज द सेकेंड कंक्लूजन। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन ये है कि वैसे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सूक्ष्म और स्थूल यानी कि माइक्रो और मैक्रो है ना, दोनों में ही काम करता है, लेकिन इसके जो सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो किसके लिए मिलते हैं, मैक्रो पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो कहीं कहीं तो ये दोनों के लिए लग जाता है, यानी कि सूक्ष्म के लिए भी और स्थूल के लिए भी, यानी कि माइक्रो और मैक्रो दोनों पार्टिकल्स के लिए बराबर लग जाता है, बट फिर भी ये ज़्यादा इफेक्टिव किसके लिए होता है, मैक्रो पार्टिकल्स यानी कि माइक्रो पार्टिकल्स है ना, माइक्रो पार्टिकल्स में ज़्यादा इफेक्टिवली ये दिखाई देता है।
बात समझ में आ गई? जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो वैसे तो मैक्रो में कई जगह लग जाता है, पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस में है? माइक्रो पार्टिकल्स में, यानी कि सूक्ष्म कणों में, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या क्वांटा पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है। समझ में आ गई? ये तीनों कंक्लूजन है। तो यहाँ पे आपका आकर के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ ये लगता है, ज़रूरी भी है कि नहीं, या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो हम फिजिक्स में देखेंगे कि इसके थ्रू हमने काफ़ी सारी नई नई चीज़ों के बारे में पता लगाया था, जिनके बारे में पहले डाउट था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।